हेलो साथियों। हम आपके मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और कल हमने आपके मारवाड़ के इतिहास में राव जोधा के बारे में अध्ययन किया। आज हमें आपके मारवाड़ के इतिहास में राव जोधा से आगे अध्ययन करना। तो जब मैं कल आपको राव जोधा के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि राव जोधा के शासनकाल में हमने देखा था कि जब रणमल राठौड़ की हत्या हो जाती है तो रणमल राठौड़ की हत्या के बाद जोधा उस समय आपके मेवाड़ में थे। जोधा उस समय आपके मेवाड़ में थे और रणमल राठौड़ की जब हत्या हुई थी तो उसके बाद में आपके जोधा भागकर मंडोर आपके चले जाते हैं। मंडोर जब जोधा भाग कर गए थे तो उनका पीछा किया था आपके कुंवर चुंडा ने और कुंवर चुंडा पीछा करके आपके मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं और मंडोर पर अधिकार करके अपने ही व्यक्ति आहाड़ा हिंगोला को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इसलिए फिर जोधा आगे भाग आपके बीकानेर की साइड में चले जाते और काहुनी गांव में जाके शरण लेते। इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय तक वो संघर्ष करते। बाद में आपके आउल बाउल की संधि के तहत जोधा को मारवाड़ का राज्य मिल जाता है। जोधा ने आपके जोधपुर नगर की स्थापना की थी, ये भी हमने देखा था। इसके बाद अपनी राजधानी भी जोधपुर को बना लिया था। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते और उस दुर्ग के बारे में हमने देखा था कि उसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। पदमचंद सेठ को गिरफ्तार कर लिया था जो मेवाड़ का था और पदम उसी के पैसों से पदमसर तालाब भी बनवाया था। जोधा की जो रानी हुआ करती थी जसमादे, जसमादे ने आपकी रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। जोधा की माता कोडमदे ने कोडमदेसर तालाब और आपके कोडमदेसर जो कस्बा है वो आपका बसाया था और कोडमदे जलाशय का निर्माण करवाया था। और मैंने बताया था कि जोधा का जो बड़ा पुत्र हुआ करता था बीका, बीका आपके बीकानेर का उत्तराधिकारी था। पर जोधा ने बीका से बात करके बीका को कह दिया था कि तुम एक अलग राज्य की स्थापना करो, इसलिए बीका बीकानेर की स्थापना करता है और जोधा ने जोधपुर का उत्तराधिकारी आपके सातल देव को नियुक्त किया। तो अब हमें आपके मारवाड़ के इतिहास में जोधा के बाद में वीर सातल देव के बारे में अध्ययन करना। इसको अध्ययन करना है सातल देव के बारे में। तो आज हम आगे आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं सातल देव से। कौन आपके सातल देव। सातल देव जो आपके 1489 से लेके 92 तक इनका शासनकाल रहा था। पहली बात तो सातल देव के बारे में आपको अध्ययन ध्यान रखनी है कि जो सातल देव थे वो जोधा के छोटे पुत्र होते हुए भी मारवाड़ के शासक बने थे। जोधा के छोटे पुत्र होते हुए भी, क्योंकि बड़े बीका थे पर बीका ने बीकानेर की स्थापना कर ली थी और जोधा ने सातल देव के लिए जोधपुर रख लिया था और सातल देव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसलिए जोधा की मृत्यु के बाद जो आपके मारवाड़ का शासक है वो सातल देव बना। कौन बना था आपका सातल देव। एक मिनट चालू रखना बच्चों। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं आपका। तो आपको याद क्या रखना है इनके बारे में कि यह है जोधा के छोटे पुत्र थे तथा मारवाड़ के शासक बने। मारवाड़ के शासक बने, ये तो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि सातल देव के समय में आपके अजमेर जो है, अजमेर का सूबेदार था आपके मल्लू खां। कौन आपका मल्लू खां। कि ये अजमेर है और अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां। और मल्लू खां का सेनापति हुआ करता था गुड़ले खां। कौन आपका गुड़ले खां। अब कहते हैं कि सातल देव के समय में, सातल देव के साम्राज्य में एक गांव पड़ता था आपका पिपाड़। कौन सा गांव आपका पिपाड़ गांव। और इस पिपाड़ गांव में 150 कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थी गांव के बाहर की साइड। और इधर से ये घुड़ले खां अपनी सेना लेके निकल रहा था। घुड़ले खां सेना लेके पिपाड़ के पास से निकल रहा था।
और जब ये पिपाड़ से निकला और पिपाड़ में इन लड़कियों को पूजा करते हुए देखा और पूजा करते हुए देखा, तो कहते हैं कि गुड़ले खां का मन आ गया इन लड़कियों पे। और मन आया तो इन 150 की लड़कियों का अपहरण कर लेता है। कौन? आपका गुड़ले खां। गुड़ले खां ने इन लड़कियों का क्या कर लिया? आपका अपहरण कर लिया। जब इन लड़कियों का अपहरण कर लिया और कुछ समय तक वो लड़कियां वापस घर नहीं आई, तो घर वालों ने पता किया कि लड़कियां आखिर गई कहां। तो उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे गुड़ले खां की सेना गई थी और निश्चित रूप से गुड़ले खां उन लड़कियों को उठा के ले गया। तो जो जनता थी वो जनता सातल देव के पास है, सातल देव को बताई ये सारी घटना। इसलिए सातल देव ने गुड़ले खां पर आक्रमण किया और गुड़ले खां पर आक्रमण करके गुड़ले खां की हत्या की और इन 150 कन्याओं को यहां से मुक्त करवाया। और मुक्त करवाते हुए कहते हैं कि इस गुड़ले खां की हत्या करके इसका जो सर था वो सर अपने साथ लेके आया था, जो तीरों से छिद्रित था। और इसका सिर इन लड़कियों को लाके दिया और लड़कियों ने खुशी के साथ नृत्य किया। तभी से मारवाड़ में एक नृत्य किया जाता है और वो है आपका घुड़ला नृत्य। तो याद रखना कि घुड़ला नृत्य कहां पे किया जाता है? तो मारवाड़ में किया जाता है। तो घुड़ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। किस खुशी में किया जाता है? तो जब आपके राव सातल देव ने इस घुड़ले खा की हत्या कर दी थी और उन लड़कियों ने उन सिर से खेला था, तो आज भी जब घुड़ला नृत्य किया जाता है तो वहां की जो महिलाएं या जो लड़कियां होती है वो उस सिर की जगह एक मटका लेती है और मटके को छिद्रित कर लेती है। तो छिद्रित मटके के साथ जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य? आपका घुड़ला नृत्य। तो इन घुड़ला नृत्य का क्या आपका थोड़ा सा रिलेशन था? तो ये था आपका। ठीक है, याद रखना ये थोड़ी सी बातें आप। तो हमें क्या लिखना है आपके कि इनके समय में इनके समय में मल्लू खां के सेना नायक मल्लू खां के सेना नायक घुड़ले खां ने घुड़ले खां ने पिपाड़ नगर में पूजा कर रही पिपाड़ नगर में पूजा कर रही 150 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। कन्याओं का अपहरण किया। तो मैंने बाद में बताया सातल देव आपके घुड़ले खां पर आक्रमण करता है और उन लड़कियों को मुक्त करवाता है। तो सातल देव ने घुड़ले खां को युद्ध में पराजित कर इन कन्याओं को आजाद करवाया। पर हमें याद रखना है आपका घुड़ला नृत्य। क्या याद रखना है? घुड़ला नृत्य। इसी विजय के साथ उपलक्ष्य में अब घुड़ले खां मारा गया था, उसका सर आपका सातल देव लाया था, तो उसी के नाम पे ये नृत्य आपका चला है। तो इस विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ में घुड़ला नृत्य, याद रखोगे कौन सा नृत्य? आपके घुड़ला नृत्य किया जाता है। घुड़ला नृत्य किया जाता है। यहां तक आपको याद रह जाएगा कि घुड़ला नृत्य सातल देव के समय से जुड़ा हुआ है और सातल देव से लेके आज तक घुड़ला नृत्य किया जाता है। पर पीछे आपका एक एग्जाम था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कौन सा एग्जाम था, उसमें घुड़ला नृत्य से सवाल पूछा, पर सवाल को थोड़ा सा घुमाया कैसे? अब सवाल को वो देखो आप। सवाल को उन्होंने ऐसे घुमाया कि घुड़ला नृत्य को कौन सी संस्था द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है? घुड़ला नृत्य को कौन सी संस्था द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो याद रखोगे जो आपका घुड़ला नृत्य है, इस घुड़ला नृत्य को आपकी रूपायन संस्था, कौन सी? आपकी रूपायन संस्था,
रूपायण संस्था द्वारा आपका संरक्षण प्रदान किया गया है। रूपायण संस्था द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर पूछ लिया जाए रूपायण संस्था कहां पे है, तो याद रखना जोधपुर में एक जगह पड़ती है बोरुंदा, और बोरुंदा कहां पे आपके जोधपुर में। या तो आपको ये पूछेंगे कि आपके रूपायण संस्था ने कौन सी संस्था ने संरक्षण दिया, तो रूपायण संस्था, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो पर्टिकुलर नाम पूछा जाता है तो आप याद रखोगे किसको, कोमल कोठारी को। किसको, आपके कोमल कोठारी, कि कोमल कोठारी ने कौन से नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था, तो कौन सा नृत्य हो जाएगा आपका, घुड़ला नृत्य। बस सातल देव के समय में यही बात आपको याद रखनी। और कहते हैं कि सातल देव इस युद्ध में काफी घायल हो जाते हैं, और घायल होने की वजह से बाद में 1400 आपके 92 ईस्वी में सातल देव की मृत्यु हो गई थी। लेकिन सातल देव के शासन काल में जो आपके जोधा के बड़े पुत्र हुआ करते थे बीका, चलो आप इतनी बात एक बार याद रखो, ठीक है, किस विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ में घुड़ला नृत्य किया जाता है, और इसको संरक्षण किसने दिया, तो आपके रूपायण संस्था के संरक्षण प्रदान किया। और पर्टिकुलर व्यक्ति पूछा जाए तो कौन, आपके कोमल कोठारी के द्वारा। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। इसके बाद में हम बात करते, इसके बाद में हम बात करें तो शासक बने थे आपके राव सूजा। राव सूजा 1492 से 1515 तक। ये छोटे छोटे शासक है, ज्यादा कुछ नहीं है। पर राव सूजा के बारे में आपको क्या अध्ययन करना है, तो राव सूजा के बारे में एक तो ध्यान रखना है कि राव सूजा के शासनकाल में सामंती जो व्यवस्था होती थी ना, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। राव सूजा के समय में सामंत जो आपकी जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। कोई टैक्स दे रहा था, कोई टैक्स नहीं दे रहा था, कोई इच्छा होती तो अपनी सेना भेजता वरना नहीं भेजता। कहने का मतलब सूजा के समय सामंती व्यवस्था थी वो बहुत ही ज्यादा आपकी शक्तिशाली हो गई थी। ये चीज किसके बारे में है, तो आप याद रखोगे राव सूजा के समय की ये बातें है आपकी। तो हम बात करते हैं आपके राव सूजा के शासनकाल की, ठीक है, राव सूजा के शासनकाल। एक बात क्या याद रखोगे, बात याद रखोगे कि इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था शक्तिशाली हुई। कि जो सामंत हुआ करते थे ना, आपके सामंत कह सकते हो आप, फिर या उन्हें जागीरदार कह सकते हो, वो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। तो पूछ लिया जाए कि मारवाड़ में किस शासक के समय में आपकी सामंती जो व्यवस्था थी वो ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, तो किसका नाम आएगा, आपके राव सूजा का। किसका नाम आएगा, आपके राव सूजा का नाम आएगा। इसके अलावा आप राव सूजा की बात करो कि राव सूजा के बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो एक चीज और आप एक ध्यान रखना कि मैं आपको बताता हूं राव सूजा के शासनकाल में एक के राव सूजा है कौन। थोड़ा सा आज तबीयत खराब है, ध्यान रखना, तो थोड़ा जोर से आवाज नहीं कि इनके शासनकाल में, या फिर जो राव सूजा है ये आपके सातल देव के ही भाई थे। ये किसके भाई थे, आपके तो सातल देव के भाई थे, सातल देव के भाई थे, सातल देव के भाई थे। और इनके शासनकाल की मैं और बात करूं तो और तो कोई विशेष इनकी उपाधि है नहीं, बस ये आपकी सामंती व्यवस्था वाली थी। या फिर ज्यादा ही आप ध्यान रखो तो कई बार घुमा के पूछ लिया जाए तो राव सूजा पे राव बीका ने एक बार आक्रमण कर दिया था। क्योंकि जब राव बीका शासक बाप का बना था तो उसकी बात हुई थी कि जो कुछ आपके राज चिन्ह लेने के बारे में बातें थी, ये बीकानेर पढ़ेंगे तब करेंगे, पर वो राज चिन्ह सूजा जब आपके सातल देव की मृत्यु हो जाती है, जब सूजा शासक बनता है तो बीका वो चीजें मांगता है और सूजा देने से मना कर देता है कि ये चीजें मैं नहीं दूंगा, जैसे छतर हुआ, आपके
तो इन चीजों को जब देने से मना कर दिया तो बीका ने सुजा पर आक्रमण कर दिया था। पर जो सुजा की माता थी वो सुजा और बीका के मध्य समझौता करवा देती है। तो कोई सीधा सा आपको घुमा के पूछ लिया जाए कि किस शासक के समय में राव बीका ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय आपके मारवाड़ के शासक कौन है? राव सुजा। तो एक बात ये भी नोट डाउन कर लो कि इनके समय में इनके समय में राव बीका ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया था, मारवाड़ पर आक्रमण किया। किंतु 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 सुजा की माता ने किंतु सुजा की माता ने बीका तथा सुजा के मध्य ए, क्या टेक्निक समस्या आ गई अब। बीका तथा सुजा के मध्य बीका तथा सुजा के मध्य समझौता करवाया। बस इतनी बातें याद रखनी है सुजा की। सातल देव के बारे में सिर्फ वो इतना याद रखना था कि वो आपके जोधा का उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी बन के मारवाड़ का शासक बना। उनके समय में वो घुड़ला खान वाली थोड़ी सी घटना हुई, इसलिए हम मारवाड़ में वो आपका घुड़ला नृत्य है वो आपका मनाते हैं। उनको कौन सी संस्था ने संरक्षण दिया था वो बातें की। इसके बाद में वो उस युद्ध में घायल हो गए थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हमने जिक्र किया आपके राव सुजा का। तो सुजा के समय में एक तो आपको याद रखना है कि कौन सी व्यवस्था ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, तो वो आपकी कौन सी व्यवस्था है? सामंती व्यवस्था। इसके बाद में सुजा के समय में बीकानेर के किस शासक ने आक्रमण कर दिया था? तो आपको पता होना चाहिए सुजा के समकालीन कौन है, तो बीका है। और बीका यहाँ पे आक्रमण कर देता है। पर जब आक्रमण किया तो आपके सुजा की माता ने इन दोनों के मध्य समझौता करवा दिया। बस इतना ही याद रखना है राव सुजा। आगे बात करूं मैं, अब राव सुजा के बाद में शासक बने थे आपके राव गांगा। कौन शासक बने आपके? राव गांगा। 1515 से 31 तक शासक। अब कहते हैं ऐसे तो आपको नहीं पूछेंगे कि राव गांगा किसके पुत्र थे, क्योंकि जो बड़े शासक होते उनके माता पिता हमें याद रखने होते। हर शासक के माता पिता के बारे में याद नहीं रखने होते। पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो राव गांगा है ये सुजा के पुत्र नहीं है, ये याद रखना। क्योंकि जो राव गांगा थे वो बागा जी के पुत्र हुआ करते थे और बागा जी सुजा के पुत्र थे। पर बागा जी की मृत्यु सुजा के काल में हो गई थी। इसलिए जब सुजा की मृत्यु हुई तो सुजा के बाद में आपके सुजा के पोते राव गांगा शासक बने और ये बागा जी के पुत्र। ठीक है, पर हमें याद क्या रखना है राव गांगा के बारे में? एक तो याद रखना राव गांगा ने आपके जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, इनके समकालीन हुआ करते थे। इसलिए राणा सांगा के साथ इन्होंने मित्रता बढ़ाई। राणा सांगा के साथ इन्होंने मित्रता मेल मिलाप बढ़ाया और सांगा की पुत्री हुआ करती थी उत्तमा देवी, और उत्तमा देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहले ये आप बात ध्यान रखो कि इन्होंने राणा सांगा के साथ मित्रता की मित्रता की तथा सांगा की पुत्री उत्तमा देवी से विवाह किया। एक तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि उत्तमा देवी से विवाह किया था। इन्हीं के समकालीन आपके राणा सांगा हुआ करते थे। इसके बाद में जब खानवा का युद्ध होगा, दो चीजें याद रखनी है खानवा के युद्ध से
कि पहली बात तो जब खानवा का युद्ध हुआ तो उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, तो कौन थे आपके राव गांगा, क्योंकि 1515 से 31 के बीच का शासनकाल है और आपका 27 में युद्ध हुआ था खानवा के। तो सीधा सा पूछ लिया जाए कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक कौन थे, तो राव गांगा। और जब खानवा का युद्ध हुआ था तो खानवा के युद्ध में राव गांगा ने आपके खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, पर सहायता करने स्वयं नहीं गए थे। अब ये सवाल दूसरा घूमता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ, मारवाड़ की तरफ से भाग लेने कौन आया था, तो गांगा का राजकुमार हुआ करता था मालदेव, तो भाग लेने तो मालदेव आया था, पर उस समय शासक कौन था, तो राव गांगा थे। ये याद रखना है। तो क्या याद रखोगे कि इन्होंने खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की, राणा सांगा की सहायता की। तो राणा सांगा की सहायता करने वाला खानवा के युद्ध में मारवाड़ का शासक कौन है, तो कौन हो जाएगा आपके, कौन हो जाएगा आपके, तो ये आपका राव गांगा। कि राव गांगा ने खानवा के युद्ध में आपके राणा सांगा की सहायता की थी, राव गांगा ने। दो चीजें ये याद, बस इतनी चीजें याद रखनी, पर एक दो इनके निर्माण कार्य है, अगर वो याद रख सको तो वो याद रखना है थोड़ी सी। कि एक तो इन्होंने आपके अपने ही नाम से गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया था। गंगा बावड़ी जो आपकी जोधपुर में, गंगा बावड़ी भी कहते हैं पर ज्यादातर आपके गंगा बावड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। कि गंगा बावड़ी की जोधपुर में निर्माण किसने करवाया था, तो किसने, आपके राव जोधा ने। दूसरा गंगश्याम मंदिर, गंगश्याम मंदिर, गंगश्याम मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, तो राव गांगा ने। और कहां पर, आपके जोधपुर में। गंगा बावड़ी जोधपुर में, गंगश्याम मंदिर जोधपुर में। एक आपका गंगा अपने ही नाम पे जलाशय का निर्माण करवाया था, गंगालाव जलाशय। कौन सा, आपके गंगालाव जलाशय। तो एक याद रखना, गंगालाव जलाशय। इन तीनों चीजों का निर्माण इन्होंने जोधपुर में करवाया था। तो याद रखोगे, याद क्या रखना है कि आपके गंगा बावड़ी जोधपुर में निर्माण किसने, राव गांगा ने। गंगश्याम मंदिर जोधपुर में, राव गांगा ने। गंगा लव जलाशय, राव गांगा ने। एक थोड़ी सी बात और याद रखना, इनकी पत्नी हुआ करती थी नानक देवी। कौन है, नानक देवी, ये इनकी पत्नी है। और नानक देवी के द्वारा जोधपुर के अंदर आपके अचलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया गया। किसका, आपके अचलेश्वर महादेव का मंदिर। तो पहली बात तो कि अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पे बना हुआ है, तो जोधपुर में। कहां पे, आपके जोधपुर में। किसने निर्माण करवाया, नानक देवी ने। नानक देवी किसकी पत्नी है, तो आपके राव गांगा की पत्नी। बस इतनी चीजें याद रखनी है राव गांगा के बारे में। कि राव गांगा 1515 से 1531 तक इनका शासनकाल रहा। राव गांगा किसके पुत्र थे, तो आपके बागा जी के पुत्र हुआ करते थे। किसके, आपके बागा जी के पुत्र है ये, बागा जी के। ठीक है। इन्होंने राणा सांगा के साथ क्या की थी, मित्रता की थी, और मित्रता करके वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और आपके राणा सांगा की जो पुत्री है आपकी उत्तमा देवी, उत्तमा देवी के साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इसके बाद इन्होंने खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, तो याद रखोगे इन्होंने आपके खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। किस किस का निर्माण करवाया, तो आपके गंगा बावड़ी, गंगश्याम मंदिर और गंगालाव जलाशय, तीनों कहां पर बने हुए, जोधपुर में। इसके अलावा राव गांगा की पत्नी है कौन, नानक देवी। और नानक देवी ने जोधपुर में किसका निर्माण करवाया, आपके अचलेश्वर महादेव। तो ये अभी तक जो हमने आपके 3 शासक पढ़े हैं मारवाड़, जोधा के बाद छोटे छोटे 3 शासकों का शासनकाल मिल, सातलदेव 89 से 92, जोधा के छोटे पुत्र है किंतु फिर भी मारवाड़ के साथ। इनके समय की बस वो विशिष्ट बात एक है, और वो आपको याद रखना है कि मल्लुखा का जो सेना नायक है गुड़ले खां ने आक्रमण किया, इसलिए सातलदेव उन पे पुनः आक्रमण करता है और इन लड़कियों को आजाद करवाता है।
और आजाद जब करवाता है तो इसी के उपलक्ष्य में आपका मारवाड़ में एक नृत्य किया जाता है, और ये नृत्य आप खास करके याद रखना, बार बार पूछा गया है, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य को संरक्षण, ये बात मैंने फिर आपको बताई है, पूछा हुआ सवाल है, संरक्षण किसने दिया, तो याद रखोगे संरक्षण देने वाली संस्था है रूपायण संस्था। अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाता है तो वो याद रखोगे, नाम है क्या आपका, कोमल कोठारी। क्या नाम है आपका, कोमल कोठारी। इसके बाद में सुजा पड़ा 92 से 1515। इनके शासनकाल की सबसे बड़ी जो बात है वो है सामंती व्यवस्था का शक्तिशाली होना। ये कौन है, तो ये सातल देव के छोटे भाई हुआ करते थे। इनके समय में बीकानेर के कौन से शासक ने आक्रमण किया, तो राव बीका ने आक्रमण किया। ये याद रखोगे, राव बीका वाला पूछा जाता है कई बार। लेकिन जो सुजा की माता है वो इन दोनों के मध्य क्या करवा देती है, तो समझौता करवा देती है। इसके बाद में गंगा को पढ़ लिया, तो अब पढ़ना है आपको एक नया शासक जो आपके मारवाड़ में सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। आपने नाम भी सुना होगा बार बार, राव मालदेव। अब हम उनकी चर्चा करते। राव मालदेव 1531 से लेके 62 तक काफी महत्वपूर्ण शासक है। सवाल बनने के लगभग चांस रहते हैं। जब मारवाड़ से कोई पेपर बनाने वाला सवाल उठाता है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आता है तो वो राव मालदेव का जिक्र जरूर आता है। तो हमें राव मालदेव के बारे में अध्ययन, और मैंने जब भी आपको कहा है कि सब जब भी किसी शासक के बारे में पढ़ा और कोई बड़ा शासक हो, अपना बड़ा योगदान रखता हो, तो उसके माता पिता की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहली बात आप याद रखोगे कि राव मालदेव के पिता कौन है। तो राव मालदेव के पिता है गंगा जी, जो अभी हमने पढ़े हैं, राव गंगा। मालदेव के पिता कौन थे आपके, तो राव गंगा, जो अभी हमने अध्ययन किया, राव गंगा। फिर इनकी माता कौन है, इनकी माता कौन है, तो इनकी माता के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि सिरोही के अंदर जगमाल देवड़ा थे, सिरोही के अंदर जगमाल देवड़ा थे, और जगमाल देवड़ा की पुत्री थी पद्मा देवी। तो आपके देवड़ाओं की एक पुत्री थी पद्मा देवी, तो वो पद्मा देवी इनकी माता है। तो याद रखोगे पद्मा देवी, पद्मा देवी, पद्मा देवी सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री, सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री, जगमाल देवड़ा की राजकुमारी कह सकते हो, पुत्री कह सकते हो, एक ही बात है। अब कहते हैं कि जो आपके राव मालदेव थे, राव मालदेव शासक बने थे तो अपने पिता की हत्या करके शासक बने। पिता की हत्या का मतलब है, कहते हैं कि राव मालदेव अपने पिता राव गंगा की हत्या कर देती और हत्या करके शासक बने। कहा जाता है कि कुछ इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। कहते हैं कि गंगा जी आपकी अफीम वगैरह खाया करते थे, और कहा जाता है कि राव गंगा जी एक बार अफीम का नशा करके बैठे थे झरोके की साइड में, ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे, और आपका मालदेव जाता है और मालदेव ऐसे चरण स्पर्श करता है और ऐसे धक्का दे देता है, और धक्का देने से वो नीचे गिरने से राव गंगा की मृत्यु हो जाती। तो मालदेव ने तो कह दिया था कि मैंने तो चरण स्पर्श किए थे, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने माना कि ये चरण स्पर्श नहीं किए थे, इन्होंने हत्या की थी। तो कई बार आपको पूछ लिया जाए मारवाड़ का पितरहंता शासक किसे कहते हैं, कौन सा शासक, याद रखोगे पितरहंता। मारवाड़ में आगे जाके एक और पितरहंता शासक होगा, लेकिन अभी हमें याद रखना है कि मारवाड़ का प्रथम पितरहंता शासक, या सीधा पूछा जाए कि मारवाड़ का पितरहंता शासक किसे कहा जाता है, तो मालदेव को कहा जाता है। तो एक बात ये भी याद रखो कि इन्हें इन्हें मारवाड़ का इन्हें मारवाड़ का पितरहंता, इन्हें मारवाड़ का पितरहंता शासक कहा जाता है, कहा जाता है। अब पितरहंता शासक कहा जाता है, एक बात और याद रखोगे, राव मालदेव के उपनाम, राव मालदेव के उपनाम, उपनाम की मैं चर्चा करूं तो एक तो इन्हें आपके
52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता क्या कहा जाता है आपके, 52 युद्धों का विजेता। और किसने कहा है, तो भारतीय इतिहासकार, किसने आपके, भारतीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकारों ने 52 युद्धों का विजेता किसे कहा है, तो याद रखोगे 52 आपके युद्धों का विजेता मालदेव को कहा गया है। किसने कहा आपके, मालदेव ने। दूसरा, इसे आपके हसमत वाला शासक कहते हैं। कौन सा आपके, हसमत वाला शासक, कौन सा शासक, हसमत वाला शासक। और इनको हसमत वाला जो शासक कहा है वो है आपके अबुल फजल। कौन आपके, अबुल फजल। तो सीधा सा पूछ लिया जाए कि राव मालदेव को हसमत वाला शासक किसने कहा था, तो कौन हो जाएगा आपके, मालदेव। तीसरे में उपनाम की बात करूं तो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, तीसरा, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। और भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो कहा है वो आप याद रखोगे, वो कहा है आपके फरिश्ता ने। किसने, आपके फरिश्ता ने। फरिश्ता ने इसे क्या कह दिया आपके, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, भारत का सबसे शक्तिशाली आपका शासक। और चौथा नाम है इनका, भारत का पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का पुरुषार्थी राजकुमार, राजकुमार। और ये कहा है आपके बदायूनी ने। एक बार इतनी बातें याद रखो और नोट डाउन करो कि मालदेव पिता राव गांगा, माता पद्मा देवी सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा की पुत्री हुआ करती है। इन्हें मारवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या करके मारवाड़ का शासन प्राप्त किया था। इसके अलावा इनके उपनाम तो 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और 52 युद्धों का विजेता किसने कहा, तो आपके भारतीय इतिहासकारों ने। इसके बाद में इसे हसमत वाला शासक कहा जाता है। और हसमत वाला शासक किसने कहा, तो आपके अबुल फजल ने। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। और भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहने वाले कौन है, तो फरिश्ता। भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है। और पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा था, तो याद रखोगे आपके बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसके अलावा कहा जाता है कि जो आप मालदेव आपका शासक बनता है, तो शासक बने थे उस समय इनके पास केवल 2 परगने थे। कितने क्योंकि गंगा जी आपके अफीम वगैरह खाया करते थे। और मैंने सुजा के समय में ही बता दिया था कि सामंती व्यवस्था आपकी शक्तिशाली हो गई थी। तो सुजा, फिर आपके गंगा जी बने और गंगा जी के बाद में मालदेव। तो मालदेव जब शासक बनते तो पूछ लिया जाए कि मालदेव जब राज तिलक हुआ या शासक बने उस समय इनके पास कितने परगने थे, तो याद रखोगे कितने परगने थे, 2 परगने थे मात्र। क्या, कि मालदेव जब शासक बने, जब शासक बने तब कुल 2 परगने इनके पास थे, कुल 2 परगने इनके पास थे, इनके पास थे। ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा अभी, पर एक बात याद रखो, 2 परगने कौन कौन से, एक तो राजधानी कौन सी है, तो जोधपुर, और एक इनका सोजत। 2 ही परगने इनके पास हुआ करते। और यहां तक इनका राज तिलक भी आपके सोजत में ही हुआ था। राज तिलक भी कहां पर हुआ था, आपके सोजत में ही हुआ था, इस ध्यान से भी याद भी रह जाएगा। और राजधानी तो जोधपुर है ये। क्योंकि आगे जाके पीछे एक पेपर था उसमें पूछा था कि किस शासक को 52 युद्धों का विजेता तथा 58 परगनों का विजेता कहा जाता है, तो वो कौन हो जाएंगे, आपके मालदेव। कहते हैं कि इन्होंने 58 परगने कर लिए थे। जिस समय शासक बन रहे उस समय कितने परगने इनके पास, केवल 2, जोधपुर और आपका सोजत। लेकिन इनके पास टोटल कितने परगने हो गए थे, 58 परगने। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो कि जो बंदा 2 परगने से 58 परगने करने में सक्षम हो जाता है वो कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा। तो याद रखोगे कि इन्हें इन्हें 52 युद्धों व 58 परगनों का
विजेता कहा जाता है, विजेता कहा जाता है, परगनों का विजेता कहा जाता है। अब 58 के 58 परगने तो हमें याद नहीं रखने, पर 5-4 जो आपके खास खास परगने हैं उनका आपको अध्ययन करना है। जैसे आपका फलोदी हुआ, बिलाड़ा हुआ, इसके अलावा आपका सिवाना हुआ, भद्राजुन हुए, रायपुर हुए, नागौर हुआ, आपका जालोर हुआ, बीकानेर हुआ। इनका थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, जो मेन मेन प्रगने, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना। कि जैसे मैं एक प्रगने की बात करूं, फलोदी, फलोदी उस समय भाटियों के पास हुआ करता था और इन्होंने प्राप्त किया था आपके भाटियों से। फलोदी प्रगना किससे प्राप्त किया था? आपके भाटियों से। दूसरा बिलाड़ा, बिलाड़ा भी जोधपुर में, फलोदी भी जोधपुर में। बिलाड़ा प्राप्त किया था इसने आपके सिरवियों से, एक सिरवी जाति हुआ करती थी और सिरवी जाति से इन्होंने प्राप्त किया था। कौन सा? आपके बिलाड़ा वाला, सिरवी जाति से। एक आपके सिवाना है, कौन सा? आपके सिवाना। तो याद रखोगे, इन्होंने जो सिवाना है वो डूंगर सिंह से लिया था। लिया क्या मतलब? जीता था डूंगर सिंह से। एक मैं आपकी बात करूं, रायपुर व भद्राजुन, भद्राजुन, रायपुर व जो भद्राजुन है, इन्होंने वीरा सिंधल से जीता था, वीरा सिंधल। 4 तो आपको ये याद रखने हैं। कौन कौन से? फलोदी भाटियों से जीत लिया, बिलाड़ा सिरवी जाति से जीता है, सिवाना आपके डूंगर सिंह से जीता है, रायपुर व भद्राजुन वीरा सिंधल से जीता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नागौर की, नागौर, तो याद रखना नागौर जीता था दौलत खान से। नागौर किससे जीता? इन्होंने आपके दौलत खान से। अगर बात करूं मैं जालोर की, कि जालोर किससे जीता था, तो जालोर जीता था सिकंदर खान से। किससे? आपके सिकंदर खान से। इसके अलावा एक और बात कर लेता हूं मैं, बीकानेर, आपके बीकानेर की, बीकानेर को किससे जीता था? तो याद रखोगे बीकानेर को इन्होंने रावजेत सिंह से आपका छीना था। बीकानेर, बीकानेर, और बीकानेर किससे हो जाएगा? आपके राव जेत सिंह, राव जेत सिंह से इन्होंने बीकानेर। और एक आप याद रख लेना मेड़ता, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मेड़ता वाला। और मेड़ता इन्होंने किससे प्राप्त किया था? तो वीरमदेव से। तो ये कुछ इनके प्रगने याद रखोगे, इसीलिए मैंने कहा था इन्हें 52 युद्धों का विजेता और 58 प्रगनों का विजेता कहा जाता है। जब शासक बने थे ना, देखो आप दिमाग लगाओ कि शासक बन रहे तब इनके पास केवल कितने प्रगने हैं? 2 प्रगने। लेकिन टोटल कितने प्रगने जीतने में सक्षम हुए? आपके 58। 58 में से ये कुछ आपके खास है कि फलोदी भाटियों से, बिलाड़ा सिरवी जाति से, दोनों के दोनों आपको पता है जोधपुर में, सिवाना डूंगर सिंह से जो आपका बाड़मेर में पड़ता है, रायपुर व भद्राजुन वीरा सिंधल से। किससे? वीरा सिंधल से। नागौर दौलत खान से, जालोर सिकंदर खान से, बीकानेर रावजेत सिंह और मेड़ता वीरमदेव। ये दोनों इंपोर्टेंट है आपके। ये सारे 8 के 8 याद ना हो, पर इन दोनों को तो इंपोर्टेंट ही मान लेना आप कि ये दोनों जरूर याद रखने हैं। ये थोड़ी प्रारंभिक बातें हैं मालदेव की, कि मालदेव के पिता कौन है, माता कौन है। पिता गांगा, माता पद्मा देवी। मालदेव को कैसा शासक कहा जाता है? तो मारवाड़ का पितृहंता शासक। किसकी हत्या की थी? अपने पिता राव गांगा की। इसके उपनाम क्या क्या है? तो उपनाम के बारे में हमने बात की कि 52 युद्धों का विजेता, भारतीय इतिहास का हसमत वाला शासक आपका अबुल फजल, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक फरिश्ता, भारत का पुरुषार्थी राजकुमार तो बदायूं। इसके बाद में मालदेव जब शासक बने तब कितने प्रगने? 2। कौन सा? जोधपुर और सोजत। राज तिलक कहां पे हुआ? सोजत में। कहां पर हुआ? सोजत में। लेकिन इन्हें 52 युद्धों और 58 प्रगनों का क्या कहा जाता है?
विजेता कहा जाता है। फलोदी भाटियों से, इसके अलावा बिलाड़ा सिरवी जाति से, सिवाना डूंगर सिंह से, रायपुर भद्राजुन आपके वीरा सिंदल से, आपका नागौर दौलत खान, जालोर सिकंदर खान, बीकानेर रावजेत सिंह और आपके मेड़ता विरमदेव। ये आ गई आपके मालदेव की प्रारंभिक बातें। अब हम बात करते हैं कि मालदेव के अन्य राज्यों के साथ संबंध क्या थे या फिर उनके साथ विवाद हुए तो उनके रीजन क्या है। अन्य राज्यों से संबंध, अन्य राज्यों से संबंध। अब हम इनकी बात करते हैं, अन्य राज्यों से क्या क्या कैसे संबंध रहे, और उनमें मैं सबसे पहले नाम लेता हूं आपके मेवाड़ का। किसका नाम? आपके मेवाड़ का। कि मेवाड़ के साथ मालदेव के कैसे संबंध। तो आप एक बात समझना कि मेवाड़ के साथ मालदेव के प्रारंभिक संबंध बहुत अच्छे थे। प्रारंभिक संबंधों की मैं बात करूं मेवाड़ की, तो आप याद रखना कि मेवाड़ के साथ प्रारंभिक संबंध इनके कैसे अच्छे थे। तो एक तो इन्होंने खानवा के युद्ध में भाग लिया। कौन से युद्ध में भाग लिया? खानवा युद्ध में, क्योंकि गंगा ने सेना देके किसको भेजा था? मालदेव को। तो खानवा के युद्ध में सहायता करने आया कौन था? तो मालदेव खानवा के युद्ध में सहायता करने आ गया। दूसरा, जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, जब बहादुर शाह का आक्रमण होता है तो विक्रमादित्य की सहायता की थी किसने? आपके मालदेव ने, बहादुर शाह आक्रमण के समय। ये भी थोड़ा याद रखोगे, बहादुर शाह के आक्रमण के समय, बहादुर शाह के आक्रमण के समय आपकी सहायता की थी मालदेव ने। तीसरी मैं बात करूं तो आप याद रखोगे, जब आपके उदय सिंह और बनवीर के बीच में जब आपके मावली का युद्ध हुआ था, उदय सिंह और आपके बनवीर के बीच में जब मावली का युद्ध हुआ था, तो उदय सिंह का साथ दिया था किसने? आपके मालदेव ने। तो कौन से युद्ध में साथ दिया? उदय सिंह का मावली के युद्ध में साथ दिया, मावली के युद्ध में साथ दिया। और मावली के युद्ध में साथ देके मेवाड़ का राज्य प्राप्त करने में उदय सिंह का साथ दिया। प्रारंभिक क्या इनके ये आपके अच्छे संबंध थे कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता कर रहा है कौन? आपका मालदेव। लेकिन उस समय राजकुमार जरूर है, पर सहायता करने आया कौन? आपका मालदेव। जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था विक्रमादित्य के समय, बहादुर शाह के आक्रमण के समय विक्रमादित्य की सहायता, तो विक्रमादित्य की सहायता की थी किसने? आपके मालदेव ने। इसके अलावा जब उदय सिंह और बनवीर के बीच में आपके मावली का युद्ध होता है, तो उस मावली के युद्ध में उदय सिंह का भरपूर साथ दिया था किसने? आपके मालदेव ने। तो कहा जाता है कि प्रारंभ के समय में मालदेव और उदय सिंह के संबंध बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। पर कहानी परिवर्तन हुई कहां पे? आपके खेरवा के एक जागीरदार हुआ करते थे झाला जेत सिंह, झाला जेत सिंह। खेरवा के जागीरदार थे आपके झाला जेत सिंह। खेरवा के जागीरदार है आपके जेत सिंह झाला, या झाला जेत सिंह, एक ही बात है, जेत सिंह झाला। अब जेत सिंह झाला की पुत्री थी स्वरूप देवी। कौन? आपकी स्वरूप देवी। जेत सिंह झाला की पुत्री है स्वरूप देवी, और स्वरूप देवी और माल सिंह आपके मालदेव का विवाह हो चुका था। स्वरूप देवी और मालदेव का विवाह हो चुका था, अच्छी बात है। एक बार मालदेव अपने ससुराल आए हुए थे। अब ससुराल आते हैं तो आपको पता ही है, ज्वाई है घर का। और स्वरूप देवी की एक छोटी बहन थी, तो मालदेव की क्या हो गई? साड़ी। और मालदेव को अपनी साड़ी पसंद आ जाती है, और साड़ी पसंद आ गई तो मालदेव ने आपके विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि मैं इस छोटी है जो स्वरूप देवी की बहन, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। अब जेत सिंह झाला मना कैसे करे, क्योंकि वो मारवाड़ का शासक है मालदेव। तो कहते हैं कि इन्होंने मालदेव से शादी करने से पहले ही चोरी छिपे या कुंभलगढ़ के आसपास आकर इस छोटी लड़की की, या आपके स्वरूप देवी की छोटी बहन की उदय सिंह के साथ क्या कर दिया? विवाह कर दिया। उदय सिंह के साथ क्या कर दिया था? विवाह कर दिया था।
इसलिए उदय सिंह और मालदेव के मध्य विवाद हो गया था, एक दूसरे से आपका वैमनस्य रखना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मालदेव इससे विवाह करना चाहता है और इससे विवाह कर किसने लिया, आपके उदय सिंह ने। तो पहली बात ये याद रखना, मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध, खानवा युद्ध में भाग लिया, बहादुर शाह के समय विक्रमादित्य की सहायता, और बनवीर के खिलाफ उदय सिंह का मावली के युद्ध में साथ देना। किंतु विवाद कहां से हुआ, खेरवा के जागीरदार, खेरवा के जो जागीरदार है आपके जेत सिंह, खेरवा के जो जागीरदार है जेत सिंह झाला, जेत सिंह झाला की पुत्री है स्वरूप देवी, इनका विवाह हो रखा है मालदेव के साथ। पर स्वरूप देवी की छोटी बहन थी, उससे विवाह करना चाहता था मालदेव, पर इससे विवाह कर किसने लिया, मालदेव ने, आपके उदय सिंह ने। इस वजह से उदय सिंह और मालदेव के मध्य विवाद हो गया। अब कहते हैं कि जब इन दोनों के विवाह हो चुका था, तो स्वरूप देवी भी नहीं चाहती थी कि मेरी छोटी बहन की मालदेव के साथ विवाह हो जाए, पर राजा महाराजाओं में ऐसा हुआ करता था। कहते हैं जब छोटी बहन का विवाह हो जाता है, जो गिफ्ट दिए जाते हैं, तो स्वरूप देवी गिफ्ट देने आई थी अपनी छोटी बहन को, और जो सोने चांदी जेवर वाला गिफ्ट था वो तो वो दे नहीं पाई, एक और गिफ्ट उसके पास में डब्बा था, उसने वो दे दिया था। और जब उदय सिंह वो आपके गिफ्ट खोलते हैं, तो उसमें नागनेची माता की मूर्ति निकलती है। तो बाद में उदय सिंह ने नागनेची माता का यहाँ उदयपुर में आपका मंदिर भी बनवाया था। कभी पूछ लिया जाए कि उदयपुर में नागनेची माता का मंदिर ये किसने बनवाया था, तो उदय सिंह ने। आपके दिमाग में है कि नागनेची माता तो मारवाड़ वालों की थी, यहाँ पे मंदिर कैसे, तो वो झाला रानी है ना स्वरूप देवी, इसने गिफ्ट कर दिया था, तो फिर इन्होंने उदय सिंह ने काफी सम्मान किया था, और सम्मान करके नागनेची माता का मंदिर का भी निर्माण करवा दिया था। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। तो मेवाड़ के साथ संबंध आपके कैसे, तो आप लिख सकते हो कि मेवाड़ के साथ प्रारंभिक संबंध अच्छे थे खानवा के युद्ध में, तथा बहादुर शाह के खिलाफ विक्रमादित्य की सहायता की, तथा बनवीर के विरुद्ध में मावली के युद्ध में आप बनवीर के विरुद्ध में मावली के युद्ध में उदय सिंह का साथ दिया। किंतु खेरवा के जागीरदार जेत सिंह झाला की पुत्री स्वरूप देवी की छोटी बहन के साथ मालदेव विवाह करना चाहता था, उसके साथ उदय सिंह ने विवाह कर लिया। इस वजह से मालदेव तथा उदय सिंह के मध्य विवाद हो गया। ये तो पहला विवाद है मेवाड़ के साथ। दूसरे विवाद की हम बात करें तो आप मान सकते हो बीकानेर। कौन सा आपका, बीकानेर, बीकानेर। अब बीकानेर क्या था, मैंने बताया था कि राव जोधा के पुत्र बीका थे, और बीका ने स्थापना की थी बीकानेर ने। राव जोधा के पुत्र थे सातल देव, वो आपके राजा बन गए थे जोधपुर के। तो प्रारंभ में तो ये बीकानेर वाले और जोधपुर वाले अच्छे संबंध थे, एक दूसरे के भाई हो गए, क्योंकि जोधा की संतान बीकानेर में चल रही है और जोधा की संतान जोधपुर में चल रही है, आपस में अच्छे संबंध थे। बीकानेर पे आक्रमण होता तो जोधपुर वाले सहायता करने आते, जोधपुर पर आक्रमण होता तो बीकानेर वाले सहायता करने आते, एक दूसरे को सिगरी नुता दिया करते थे। कहने का मतलब आपस में बहुत अच्छे संबंध थे। पर इस समय बीकानेर में शासक हुआ करता था जेत सिंह। कौन आपका, जेत सिंह। अब बीकानेर में शासक है जेत सिंह, और जेत सिंह पर आक्रमण कर देता है कौन, आपका मालदेव। जेत सिंह ने आपके मालदेव ने जेत सिंह पर आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध को कहा जाता है पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध। तो पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ, तो याद रखोगे आप 1541 ईस्वी। 1541 ईस्वी किन किन के बीच हो रहा है, तो जेत सिंह और आपके मालदेव के बीच में, जेत सिंह और आपके मालदेव के बीच। जब मालदेव आक्रमण करता है तो जेत सिंह कहता है कि रे मालदेव क्या कर रहा है, हम भाई भाई है, मैं राठौड़ तू राठौड़, मैं जोधा का वंशज तू जोधा का वंशज, तू आक्रमण क्यों कर रहा है। मालदेव ने कहा ज्यादा फिलोसफी मत जड़, मैंने अपने बाप को भी नहीं बख्शा, तू तो उनका वंशज है। और कहते हैं कि मालदेव आक्रमण कर देता है आपके बीकानेर पे, और इस युद्ध में आपके जेत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो, और इस युद्ध को जीत जाता है कौन, आपका मालदेव। और इस युद्ध में विजय हो गया था कौन, आपका मालदेव। और मालदेव युद्ध में विजय होने के बाद आपके बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था, इनका एक सेनापति हुआ करता था, जो आगे जाके आप नाम और सुनोगे, कुंपा राठौड़। कौन सा, आपके कुंपा राठौड़। कुंपा राठौड़ को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था, और कुंपा राठौड़ को खुश होके एक डीडवाना की जागीर भी देता है, डीडवाना की जागीर भी दी थी आपके मालदेव ने।
कौन सी जागीर आपकी? डीडवाना की जागीर देता है। इसके अलावा कहते हैं कि जब जैत सिंह की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो जैत सिंह ने युद्ध से पहले अपने परिवार को सरसा नामक स्थान पे भेज दिया। तो हरियाणा में आपका सरसा पड़ता है, तो सरसा में अपने परिवार को भेज दिया। और यहां पर इनके जो पुत्र हुआ करते थे कल्याणमल, कौन आपके? कल्याणमल। और कल्याणमल है, युद्ध में जब जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो कल्याणमल बाद में सहायता लेने के लिए शेरशाह सूरी के पास चले जाते। किसके पास? आपके शेरशाह सूरी। तो याद रखना कि बीकानेर, बीकानेर में पहेबा या साहेबा नामक युद्ध हुआ। बीकानेर का शासक कौन है? आपका जैत सिंह। और जैत सिंह पे आक्रमण किया किसने? मालदेव ने। कब हुआ युद्ध? 1541 ईस्वी में। इस युद्ध में मृत्यु किसकी हुई? तो जैत सिंह। विजय कौन हो जाता है? आपका मालदेव। मालदेव विजय होने के बाद अपना प्रशासक नियुक्त किसको किया था? तो याद रखोगे, कुंपा राठौड़ को। किसको नियुक्त किया? कुंपा राठौड़ को। और कुंपा राठौड़ को एक और जागीर भी देता है, और वो जागीर कौन सी? आपकी डीडवाना की जागीर। जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, जो इस समय सरसा नामक स्थान पे है, और वो बाद में जब उसे सूचना मिलती है कि पिताजी युद्ध हार गए हैं और युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई है, तो कल्याणमल किसके दरबार में चला जाता है? आपके शेरशाह सूरी के दरबार में चला जाता है सहायता लेने। एक बात और है, वो मैं चलो आगे बताऊंगा, अभी आपके समझ में नहीं आएगी, पर याद रखना। एक तो कल्याणमल, एक कल्याणमल का भाई हुआ करता था भीमराज, वो भी शेरशाह सूरी के पास चला। जब आगे आप जाके संत संप्रदाय पढ़ोगे, जब आप दादू दयाल पढ़ते हो, और दादू दयाल में पढ़ते हो कि दादू दयाल जो पंथ चलाता, दादू दयाल संप्रदाय चलाता, उसमें आपकी एक नागा शाखा है। और उस नागा जो शाखा थी, उसकी स्थापना करने वाले थे वो आपके कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज जी थे। हम इन्हें सुंदरदास जी के नाम से जानते हैं। कुछ किताबें लिख देती है बाप की कि नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास छोटे थे। याद रखना, अलग अलग है। सुंदरदास नागा शाखा के संस्थापक है, वो कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज है। जबकि सुंदरदास जी छोटे हैं, इन्हें आप दादू पंथ का जो शंकराचार्य कहते हैं, जिनका वैश्य परिवार में जन्म हुआ था, वो अलग है। पर आजकल की किताबें ने एक ही लिख देती है सुंदरदास के नाम से, डिवाइड ही नहीं कर पाते कि सुंदरदास कौन थे और सुंदरदास छोटे कौन थे। पर नागा शाखा के संस्थापक है वो सुंदरदास है, और वो सुंदरदास है वो कल्याणमल के भाई भीमराज थे। ये हम जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब बात करेंगे। पर इतना याद रखना कि बीकानेर के साथ संबंध क्या था। तो बीकानेर मालदेव के समकालीन शासक जैत सिंह है, और आप जैत सिंह पे आक्रमण कर दिया मालदेव ने। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो पाहेबा या साहेबा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में जैत सिंह हार जाता है, और जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और मालदेव जीत जाता है। और बीकानेर का प्रशासक कुंपा राठौड़ को नियुक्त कर देता है, और डीडवाना की जागीर भी देता है। और जैत सिंह का परिवार इस समय सरसा नामक स्थान पे था, और वहीं से कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास सहायता लेने के लिए चला जाता है। मेवाड़ के साथ संबंध आ गए, बीकानेर के साथ संबंध आ गए। अब एक थोड़ा सा और संबंध देख लेते हैं, मेड़ता। कौन से? आपके मेड़ता। मेड़ता में आपके राव जो मालदेव है, इसके समकालीन हुआ करते थे विरमदेव। फिर मैं आपको बताता हूं, हमने बात की थी कि जोधा, जोधा के एक पुत्र कौन? आपके बीका। बीका ने किसकी स्थापना की? आपके बीकानेर की। किसकी स्थापना की? बीकानेर की। एक सातल देव, सातल देव को कहां का राज्य मिल गया? जोधपुर का। कहां का? आपके जोधपुर का। और जोधा का ही पुत्र एक और हुआ करता था दुद्धा। कौन? आपके दुद्धा। और दुद्धा को राज्य मिला था मेड़ता का। कौन? आपके मेड़ता का। दुद्धा को राज्य मिला था मेड़ता का। और दुद्धा के आगे जाके दो पुत्र हुए थे, एक आपके विरमदेव और एक आपके रतन सिंह। एक विरमदेव और एक आपके रतन सिंह। विरमदेव का पुत्र होगा जयमल। कौन? आपका जयमल। और रतन सिंह की पुत्री थी मीरा। हमने पढ़ा था कि खानवा के युद्ध में विरमदेव और रतन सिंह भाग लेते हैं, और रतन सिंह आपका लड़ता हुआ मारा जाता है। रतन सिंह खानवा के युद्ध में मारा गया था, पर भाग लिया था। जयमल को हम पढ़ चुके हैं कि आपके मेवाड़ के तीसरे शाखे में जब उदय सिंह बाहर चले जाते हैं, तो मेवाड़ में केसरिया करते हैं जयमल व फत्ता। तो ये वही जयमल है, विरमदेव के पुत्र है। और विरमदेव किसके पुत्र है? दुद्धा के। और दुद्धा किसके पुत्र है? जोधा के। तो याद रखोगे बीकानेर और मेड़ता दोनों ही राठौड़ राजवंश है।
दोनों ही राठौड़ों की ये ब्रांच है। और कहां से निकली है? तो जोधा के समय से निकली। पर इस समय जब जोधपुर में सातल देव का वंशज चलता रहा है मालदेव, और इधर मेड़ता में दुद्धा का वंशज है वीरमदेव, ये समकालीन है। और यहां पर जब वीरमदेव थे तो वीरमदेव के पास एक हाथी हुआ करता था। वीरमदेव के पास एक हाथी था दरियाजोश। कौन सा हाथी था आपके? दरियाजोश। और इस दरियाजोश हाथी को लेके मालदेव और आपके वीरमदेव में विवाद था। इसलिए आपका मालदेव है वो वीरमदेव पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आपका आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करके मेड़ता पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। मेड़ता पर क्या कर लेता है? आपका अधिकार कर लेता है। और अधिकार कौन करता है? आपके मालदेव। कौन कर लेता है? आपके मालदेव। और जिस प्रकार से कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास गया था, उसी प्रकार से आपका जो ये वीरमदेव है ये भी किसके पास चला गया था? आपके शेरशाह सूरी के पास चला गया। किसके पास? आपके शेरशाह सूरी के पास। एक तो कल्याणमल चला गया और एक आपका वीरमदेव चला गया। तो मुझे याद है एक पेपर था, पीछे उसमें पूछा था कि शेरशाह सूरी के पास मालदेव के विरुद्ध में कौन दो राजपुताना के शासक गए थे? तो एक आपके बीकानेर से कल्याणमल चला जाता है और इधर मेड़ता से कौन चला जाता है? आपका वीरमदेव चला जाता है। तो आज हमने ये मालदेव के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया है, और बातें कल देखेंगे। तो कि मालदेव के बारे में, कि मालदेव की प्रारंभिक बातें, कि मालदेव के पिता कौन है, मालदेव की माता कौन है, ये बातें कि इनके पिता, इनकी माता, इनको कैसा शासक कहा जाता है, तो आपका पितृहंता शासक कहा जाता है। इनके उपनाम वगैरह क्या क्या है। इसके बाद में मालदेव जब शासक बना तब कितने परगने थे? बाद में 58 परगनों का विजेता था। कुछ आपके विशेष परगने, इनमें से बीकानेर और मेड़ता का याद रखना है। अभी मैंने बताया राव जेतसिंह वाला युद्ध आपके पाहेबा या साहिबा का, और मेड़ता के साथ दरिया जो हाथी को लेके जो विवाद चला। इसके बाद मेवाड़ के साथ क्या आपके संबंध रहे, पहले संबंध कैसे थे, बाद में खराब कैसे हुए, ये आपके जेत सिंह वाली कहानी, जेत सिंह की पुत्री स्वरूप देवी की जो छोटी बहन थी। इसके बाद में बीकानेर वाला हमने पूरा सिस्टम पढ़ लिया, और ये आपके मेड़ता वाला। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, और हम कल अध्ययन करते हैं।